गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो बार बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न का लैंग्वेज होता है, उसकी भाषा होती है और किस तरीके से उसका आंसर हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है वो किसके आयु यानी कि उम्र के निर्धारण के लिए अपनाई जाती है। तो याद रखना किसके, जीवाश्मों की। अगला जो प्रश्न है, करा अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। यानी कि अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो याद रखना है कौन सा अंग प्रभावित होगा, लीवर यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं यकृत। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आगे की प्रश्नों को देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे का प्रश्न है, करा शरीर में रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे संचित कौन करता है, उसे स्टोर कौन करता है। तो याद रखना है उसे स्टोर कौन करता है, तिल्ली, जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। आगे कह रहा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है। आपको पता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसी प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटसोम। क्या है, क्वांटासोम बोलते हैं इसे, क्वांटोसोम लिखा हुआ है, क्वांटोसोम। क्या है, क्वांटासोम, याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल यानी कि सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर में रक्त में कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे लाल रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स इत्यादि। तो जो उसमें सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं, उसे हम सफ़ेद कोशिकाएँ होती हैं, उसका कार्य क्या है, क्या ज़रूरत है उसको हमारे शरीर में रहने की। तो वो हमारे शरीर को क्या करता है, शरीर को बीमारियों से बचाता है। क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। इसलिए इस वाइट ब्लड सेल यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाओं या सफ़ेद कोशिकाओं की ज़रूरत हमारे शरीर में होती है। आगे बढ़ेंगे तो आगे का जो प्रश्न है, करा मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछली का जो दिल होता है, मछली का जो हार्ट होता है, मछली का जो हृदय होता है, उसमें कितने प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो याद रखना कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। यानी कि कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। और हम अगर प्रश्न पूछ दें कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो याद रखना कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आगे जो प्रश्न पूछ रहा है, करा मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक, अवांछनीय मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो, खराब पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट पदार्थ हैं उसको पृथक मतलब अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो याद रखना है किडनी। कौन करता है, किडनी क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में यूरिन को साफ करता है, यूरिया का निर्माण करता है। यानी कि जो जितने भी अवांछनीय पदार्थ हैं,
जिनकी हमारे शरीर में हानिकारक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको अलग करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। अगला प्रश्न करा 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा, अप्सरा का 40 वर्ष पूरा हो गया है, ये अप्सरा क्या है? तो अप्सरा याद रखना क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है या न्यूक्लियर रिएक्टर है। आगे कह रहा प्रश्न कह रहा डायनमो, डायनमो क्या है? डायनमो जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या किया जाता है? डायनमो का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर में क्या किया जाता है? डायनमो का प्रयोग किया जाता है। ये डायनमो क्या करता है? तो ये डायनमो करता क्या है? जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा, उस ऊर्जा को क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे कह रहा है पिच ब्लेंड से कौन सा, ये याद रखना पिच ब्लेंड ही लिखा हुआ, लेकिन ये है पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? यानी पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो याद रखना है किसका अयस्क है? रेडियम का। किसका अयस्क है? रेडियम का। याद रखना है रेडियम का अगर अयस्क पूछ दिया जाए और पूछ दिया जाए तो पिच ब्लेंडी है, और इस पिच ब्लेंडी से रेडियम नामक तत्व प्राप्त किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि गिरगिट के त्वचा में रंग बदलने का कारण, गिरगिट के त्वचा में जो रंग बदलने का कारण है वो क्या है? गिरगिट आप सभी जानते हैं कि गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। तो ये रंग कैसे बदलता है? तो जो गिरगिट की त्वचा होती है, जो गिरगिट की त्वचा होती है उसमें मेलेनोफेर, उनमें क्या होता है? मेलेनोफोर नामक रंग द्रव्य कोशिका पाई जाती है, कलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो असंख्य होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, वो पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है? गिरगिट अपना त्वचा का रंग बदलता है। तो पूछ दे गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो याद रखना है कि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक रंग द्रव्य पाया जाता है। मेलेनोफोर नामक रंग द्रव्य पाया जाता है। याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है सेलुलोज, सेलुलोज है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधे जैसे हमारे सेल में, हमारी कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधों में क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है, जिसका पाचन हमारा शरीर डायरेक्ट नहीं कर सकता। इसका पाचन कौन करते हैं? जानवर करते हैं। और इसके पाचन के लिए जो है आप लोग देखते होंगे कि जब जानवर जुगाली करते हैं तो उस समय उनके मुख से निकलता है झाग, उसी झाग में ही सेलुलोज ना एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। आगे कह रहा समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, जो समुद्र के किनारे जो वृक्ष उगते हैं उसमें वार्षिक वलय यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनुअल रिंग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु जो होती है में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, क्योंकि वहाँ के जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। जैसे अगर हमारे इधर की बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर मौसम में जो भिन्नता है सॉरी 4-4 महीने की है 4-4 महीने की भिन्नता है, लेकिन जो समुद्र के किनारे का जलवायु है वहाँ पे भिन्नता ज़्यादा नहीं पाई जाती, इसलिए वहाँ के वार्षिक वलय पेड़ों में नहीं होते हैं। वार्षिक वलय क्या होता है?
तो आप देखेंगे जब पेड़ को काटेंगे तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे ध्यान से, तो कुछ इस तरीके से उसमें क्या होते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इन रिंगों का काम क्या है, पेड़ पौधा की उम्र का पता लगाया जाता है। इन वार्षिक बलों से क्या होता है, पौधों की उम्र का भी पता लगाया जाता है। इससे पता चलता है जितनी बलें होंगी उतने वर्ष पेड़ के उम्र भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे कह रहा है कि वृद्धावस्था, याद रखना है वृद्धावस्था यानी बूढ़ा, जब आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो वृद्धावस्था यानी कि बूढ़ापन का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो याद रखना है जीरेंटोलॉजी, एक साइंस है जीरेंटोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कर डोलोमाइट, याद रखना सॉरी डोलोमाइट, डोलोमाइट जिसका फार्मूला क्या है, डोलोमाइट जिसे कहते हैं CaCO3, जिसका अयस्क है, मतलब किसका अयस्क है, यानी कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का। याद रखना किसका अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। पूछ देता है कैल्शियम का अयस्क कौन सा है, तो डोलोमाइट। कैल्शियम का फार्मूला क्या है, तो CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कह रहा अगला कह रहा खट्टे फलों में, याद रखना किसमें, किसमें, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखना है जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन C पाया जाता है। और प्रश्न पूछ देता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। क्लियर है। अब दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो दूध में आयरन तत्व नहीं पाया जाता। अगर आयरन पाया जाता तो क्या हो जाता, लाल हो जाता दूध। आगे कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता, याद रखना है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, ऑडियोमीटर। अब ध्वनि, ऑडियो समझ रहे हैं आप, ऑडियो, ऑडियो वीडियो जानते हैं, ऑडियो सॉन्ग सुनते हैं ना, तो ऑडियो मतलब क्या, ध्वनि से है। तो इसलिए याद रखना है कि ऑडियोमीटर क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। कह दूध का खट्टा होना, याद रखना, कह रहा है कि दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। आगे कह रहा श्वेत प्रकाश में, जो श्वेत प्रकाश, जो सफ़ेद प्रकाश होता है कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। कह रहा है जो श्वेत प्रकाश है, जो सफ़ेद प्रकाश है, उसमें स्पेक्ट्रम में बात करें में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। यानी कि अगर कोई प्रिज्म है, अगर कोई क्या है, अगर कोई प्रिज्म है जिस पे मान लो, कह रहा है कि अगर कोई इस तरीके से प्रिज्म है, प्रिज्म पे हम क्या करेंगे कि अगर इस पे प्रकाश डालते हैं तो ये क्या होता है, ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, इस तरीके से 7 रंगों में बढ़ जाता है इस तरीके से, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। तो वही कह रहा है, विबग्योर बोलते हैं, तो वही कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित कौन सा होता है, तो सर्वाधिक कौन सा, वायलेट। यहाँ देखो भी लिखा है मैंने, वायलेट होता है यानी कि बैगनी होता है। सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, तो याद रखना कौन होता है, बैगनी होता है। सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, तो बैगनी होता है। सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा, बैगनी का। और सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन विचलित होता है, तो याद रखना है लाल रंग। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे।
अगला प्रश्न कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर सॉरी कह रहा रेफ्रिजरेटर आप समझते हैं, फ्रीज जिसमें आप अपने चीज़ों को ठंडा करते हैं। कह रहा फ्रीज में प्रशीतक यानी कि ठंडा होना मतलब ठंडापन, प्रशीतक क्या होता है? प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए क्या होता है? तो उसमें फ्रियोन होता है। फ्रियोन क्या होता है? फ्रियोन होता है ठंडा होने के लिए। करा दूध से, यहाँ देखिए, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होता है? याद रखना है लैक्टोबैसिलस, जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। याद रहेगा लैक्टोबैसिलस। जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। लैक्टो अभी मैंने देखा कि दूध में खट्टापन किसके कारण आता है? तो जीवाणु कारण आता है। किस जीवाणु के कारण आता है? लैक्टोबैसिलस। इसीलिए देखिए यहाँ लैक्टो जहाँ भी लिखा रहे इसका मतलब होता है, जहाँ भी लैक्टो लिखा रहे उसका मतलब दूध से संबंधित होता है। लैक्टो मतलब दूध से संबंधित होता है। किससे होता है संबंधित? दूध से संबंधित होता है, मिल्क से। और इस लैक्टो, इसीलिए दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? लैक्टोमीटर कहते हैं। कह रहा किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है किस अंग के कार्य करने पे न करने पर? भाई कौन सा अंग है जो काम नहीं करेगा तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा, यानी कि किडनी नहीं काम करे तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। कह रहा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा, देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। याद रहेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरेब्रम है। इतनी बात याद रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे पूछ रहा है। आगे क्या पूछ रहा है? कह राइफल चलाने पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ कि राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका है किसके संरक्षण का उदाहरण है? कह रहा कि जो राइफल चलाते हैं, कह रहा कि राइफल चलाने पर जो झटका लगता है वो किसके संरक्षण का उदाहरण है? संरक्षण का उदाहरण एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, तो रेखी संवेग का संरक्षण किसका उदाहरण है? रेखी संरक्षण का, संवेग का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद रहेगा, यानी याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे कह रहा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, अब याद रखना है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्या चीज़? सर्वप्रथम सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो याद रखना हरगोविंद खुराना। कौन है? हरगोविंद खुराना है। जीन का संश्लेषण करने वाले जो पहले वैज्ञानिक है वो है हरगोविंद। प्रयोगशाला में कौन है? हरगोविंद खुराना है। आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल में न होने का कारण, मतलब चंद्रमा पर जो वायुमंडल है नहीं है, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, उसका कारण क्या है? तो वहाँ याद रखना है कि वहाँ जो गैसें हैं वो सभी गैसें, याद रखना कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, यानी कि रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी,
यानी कि वर्ग माध्य मूल, यानी कि जो वहाँ का गैसों का वेग है, ये क्या है, गैसों का वेग है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, पलायन वेलोसिटी से अधिक है। किस वेलोसिटी से अधिक है, पलायन वेलोसिटी से। पलायन वेग यानी कि इसके वेलोसिटी से क्या है, अधिक है। जो वहाँ पर वेलोसिटी है, वहाँ के सभी गैसों का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो पलायन वेग से अधिक है। यही कारण है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। करा किस एक कोशिकी शैवाल, करा किस एक कोशिकी शैवाल, यूनिसेलुलर एल्गी सेलुलर यानी कि एक कोशिका, जिसमें एक कोशिका हो, जिसमें एक सेल हो, का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य मतलब खाने के लिए, समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो याद रखें क्लोरेला, याद रखें किसका, क्लोरेला, इसे इंग्लिश में क्या भी बोलते हैं, क्लोरेला। अब क्लोरेला क्या है, एक कोशिकी शैवाल है, यूनिसेलुलर एल्गाई है। तो इसका उपयोग अंतरिक्ष में हम खाने की पूर्ति के लिए करते हैं। और आपको पता है कि अंतरिक्ष में जो भोजन लिया जाता है वो लिक्विड, वो तरल के रूप में लिया जाता है। नहीं तो अगर हम तरल के रूप में नहीं ले, सॉलिड के रूप में लें, ठोस के रूप में लें, तो वो उसी अवस्था में घूमने लगेगा और वो क्या होगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। आगे बढ़े। करा प्राकृतिक रबड़, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, नेचुरल रबड़ जो है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो याद आइसोप्रीन, एक आइसोप्रीन होता है जिसका बहुलक है प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रीन, किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, याद रहेगा। आइसोप्रीन को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन बोला जाता है। आगे कह रहा है द्रव्य की चौथी अवस्था। अब यहाँ पर देखो भाई साहब, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीन तो हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन स्टेट। अब चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। करा प्रत्यावर्ती धारा की माप। अब देखो यहाँ पे कह रहा कि प्रत्यावर्ती धारा की माप, अब यहाँ ध्यान देना कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तो याद रखना कि इसे तप्त तार अमीटर यानी कि हॉट वायर अमीटर से, किसे अमीटर से की जाती है ना, किसे की जाती है, अमीटर से। लेकिन किस अमीटर से, तो गर्म अमीटर से किया जाता है। किसे किया जाता है, हॉट अमीटर से या हॉट वायर अमीटर से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, किस गुण से उनको अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो याद रखना है कि पोलराइजेशन, ध्रुवण होने से उसका क्या होता है, अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है याद रखना है, कह रहा एक वृत्ताकार वलय, एक सर्कुलर रिंग है कोई, कह रहा कि एक वृत्ताकार वलय है, एक कोई सर्कुलर रिंग है, ये क्या है, सर्कुलर रिंग है, का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। अब मान लीजिए ये कोई सर्कुलर वलय है, ये कोई सर्कुलर वलय है, तो इसका
केंद्र कहाँ होगा, तो आपको पता है इसका केंद्र कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, यहाँ यहाँ कहीं होगा, सेंटर पे होगा, सेंटर पे होगा ना इसका रिंग, यानी यहाँ कहीं होगा सेंटर पे, ये होगा इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो वही पूछ रहा है कहाँ होगा किसी सर्कुलर रिंग का या एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, तो वलय वृत्त के केंद्र पर, वलय वृत्त के केंद्र पर होगा। तो जो गोल वृत्त होगा उसके केंद्र पर होगा। आगे बढ़ जाएं। कर मानव रक्त, कर जो मनुष्य का खून है, जो रक्त है, उसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान होता है कितना, तो 7.4। कितना होता है, 7.4। आगे करा कि खनिज संरचना की दृष्टि से, कह रहा है कि खनिज संरचना की दृष्टि से जो हीरा है, हीरा खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, तो हीरा खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, हीरा कार्बन होता है। हीरा क्या होता है, कार्बन होता है। कर ग्रह गति यानी कि प्लानेटरी मोशन, ग्रह गति यानी कि प्लानेटरी मोशन का सिद्धांत किसने दिया, तो प्लानेटरी मोशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखना किसने दिया था, कोपलर यानी केपलर ने दिया था। किसने दिया था, केपलर ने दिया था। आगे बढ़ते, कर हाइड्रोजन बम, कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। कह रहा है कि हाइड्रोजन बम, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, कह रहा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, याद रखना किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। किस पे, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पर। आगे कह रहा प्रोटीन की खोज, आगे का प्रश्न कह रहा प्रोटीन की खोज, एक मिनट कह रहा कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने, याद रहेगा। कह रहा कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, कह रहा है कि कौन सा तत्व पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो याद रखना है पानी। पानी जो है हमारे तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। आगे बढ़ जाएं, आइए आगे देखते हैं। कह रहा हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। वैसे तो हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे का भार मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड क्या होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, यानी कि जो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। कैरेट क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक। वैसे तो कैरेट हम लोग 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट हम सोने के संदर्भ में जानते हैं, गोल्ड के संदर्भ में जानते हैं, लेकिन अगर हीरे के संबंध में कैरेट पूछ दे तो उसके भार का मात्रक होता है कि कितना कैरेट उसका भार है। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, यानी कि जो लोहा गैल्वेनाइज किया गया, जिसमें
किसका लेप होता है? तो याद रखना है जिंक का लेप होता है। किसका लेप होता है? जिंक का, जिसके कारण क्या होता है? जंग नहीं पकड़ता लोहा। कह रहा भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद रखना है कि सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में, यानी कि सीवी रमन ने 28 फरवरी को ही क्या रमन प्रभाव खोजा था। इसी कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ें, चलिए। आय करा कि 7 नवंबर 1888, कह रहा कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? यानी कि किस वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो याद रखना है 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन का जन्मदिन है। किसका? सीवी रमन का जन्मदिन है, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। सीवी रमन का जन्मदिन है। आय कह रहा आयोडीन युक्त, अब देखो यहाँ पे कह रहा आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? अब बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, जिसे हम गलगंड यानी कि ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। तो इसी ही घेंघा भी बोलते हैं, घेंघा, गलकंड यानी कि ग्वाइटर, यानी कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग, यानी कि युक्त मतलब उसमें मौजूद हो प्रचुर मात्रा में, जितनी हमें आवश्यकता है। तो हम आयोडीन युक्त नमक इसके लिए प्रयोग करते हैं, गलकंड के रोग के लिए, घेंघा रोग। कह रहा विद्युत मोटर, अब यहाँ पे देखिए कह रहा कि विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर काम है कि विद्युत ऊर्जा जो होगी, विद्युत ऊर्जा उसे क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। अब यहीं हम लोगों ने देखा था कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर रहा था? विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट कर रहा था? तो कन्वर्ट कर रहा था डायनमो। कौन कर रहा था? डायनमो। लेकिन जो विद्युत मोटर होगा वो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन करेगा। याद रहेगा चीज़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कर हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई, अब देखो यहाँ कह रहा है कि भाई प्रकाश संश्लेषण तो सीधी सी बात है कि हरे पौधे में ही होगा, तो ही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? तो क्वांटासोम। देखो यहाँ पर सही लिखा है क्वांटासोम, ये होता है क्वांटासोम। क्वांटासोम इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, क्वांटासोम। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे कह रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। यानी कि अगर 1 घन सेंटीमीटर पृथ्वी को हम नापेंगे तो 5.5 ग्राम उसका भार आएगा। ठीक है, वही हमारा औसत घनत्व है। आयकर सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। भाई सीधी सी बात है, सूर्य पूरब से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पूरब में। कहाँ से निकलता है? पूरब में निकलता है, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? तो पश्चिम से
पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए क्या होता है, सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। अगर ये पूरब से पश्चिम घूमने लगे तो क्या पश्चिम से निकलेगा? सही बात है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा क्या होता है, पूर्व से निकलता है। आगे कह रहा पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र कौन सा है, तो इसे कहते हैं फोटोमीटर। क्या कहते हैं? फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर याद रहेगा। चलिए अरे सॉरी, रियली सॉरी, फोटोमीटर। आगे बढ़ते हैं। करा कि रेड लेड, अब आगे क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है, रेड लेड। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है कि Pb3O4। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Pb3O4। कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। कहाँ होता है, तो होता तो कोलन में है, किस अंग में होता है, कोलन में, लेकिन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। तो याद रखना है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो कोलन में होता है। कहाँ होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न कर देखिए डार्क अवेंजर। अब डार्क अवेंजर क्या है, तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। डार्क अवेंजर क्या है, कंप्यूटर वायरस है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए याद रहेगा इतनी चीज़ें, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि फाइकोलॉजी। अब देखिए एक होता है माइकोलॉजी और एक होता है फाइकोलॉजी। यहाँ पे कह रहा है कि जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी कर के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना शैवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन, शैवालों का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, एल्गाई जिसे बोलते हैं एल्गी। अब माइकोलॉजी अगर यहाँ पे एम होता तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। कर किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कह रहा है कि विटामिन में कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12, क्योंकि इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। ठीक है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन 12 में। आगे कह रहा है मेनिनजाइटिस। क्या कह रहा है कि मेनिनजाइटिस, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं तानिका शोध। मेनिनजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, मतलब मेनिनजाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यहाँ पे याद रखना है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखना है कौन सा होता है, मस्तिष्क। मेनिनजाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ें। चलिए आगे कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण। अब देखो कह रहा है कि रक्त का थक्का नहीं बनने का
जो प्रमुख कारण, देखिए रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हिपेरिन की उपस्थिति। क्या है भाई? हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन उपस्थिति इसलिए मनुष्य में, क्योंकि देखिए जब हमारे हाथ में या हमारे शरीर में कहीं कोई छोटा सा कट लग जाता है किसी औजार से या किसी भी कारण से, तो वहाँ से खून, ब्लड या रक्त बहने लगता है। तो ये रक्त बहता, तो आप देखते होंगे कि थोड़ी देर बाद वो रक्त अपने आप जम जाता है और बहना बंद हो जाता है। आप सोच, इसीलिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सोचते हैं कि ये बाहर निकलता है तो जम जाता है, लेकिन अंदर हमारे शरीर में है खून है तो क्यों नहीं जमता? तो हमारे शरीर में हिपेरिन होती है, जिसके कारण, हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, इसके कारण क्या होता, नहीं जमता है। कह रहा चाय बनाने के लिए, याद रखना क्या कह रहा है कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी, कह रहा विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? केतली में पानी किस विधि द्वारा? तो कन्वेक्शन। किस विधि द्वारा? कन्वेक्शन विधि द्वारा। किसके द्वारा? कन्वेक्शन द्वारा। याद रखना है, किसके द्वारा? कन्वेक्शन द्वारा। समझ में आ गया होगा कि चाय बनाने के लिए, कह रहा चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा। कह रहा वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, वृद्धों के लिए चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन की मेडिकल स्टडी को कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स। याद रहेगा क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स। जेरियोट्रिक्स हिंदी में, इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे? जेरियोट्रिक्स ही बोलेंगे। जेरियाट्रिक्स क्या बोलेंगे? जेरियोट्रिक्स। यदि बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए आगे कह रहा है कि हाइपोग्लाइसेमिया। क्या कह रहा है यहाँ देखिए ध्यान से, हाइपोग्लाइसेमिया, इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। कह रहा हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो याद रखना है हाइपोग्लाइसेमिया रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसेमिया रक्त में किसी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से। किसी कमी से होता है भाई? तो ग्लूकोज की कमी से होता है, ग्लूकोज। आगे कह रहा है, अगला कह रहा है HTLV द्वितीय, HTLV सेकेंड नामक वायरस, ये क्या एक वायरस है? नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स। एड्स याद रखना, एड्स एक वायरस वाला रोग है, वायरल रोग है। अब कौन सा वायरस इसके लिए उत्तरदायी? तो HTLV द्वितीय, HTLV द्वितीय। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। कह रहा एंजाइम, यहाँ देखिए एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं, याद रहेगा। कह रहा पित्त का निर्माण, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर। यहाँ होता है लीवर, यानी कि यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। पित्त का निर्माण किस भाग में होता है? लीवर में होता है। इतनी बातें याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड। चलिए
आगे का प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल, क्या कह रहा है कि कृष्ण छिद्र, ध्यान से देखिए क्या रहा है, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखरन ने, एस चंद्रशेखर ने, किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने, याद रखना है। ब्लैक होल का जो सिद्धांत है एस चंद्रशेखर ने दिया था। अब देखिए ये अगला कह रहा है कि साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन क्या है? विटामिन B12, क्या है? विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें कोबाल्ट, यहाँ देखिए कोबालामीन, देखिए कोबाल यानी कि कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। आगे बढ़ जाएं, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है टेट्रा डूथाइल लैड, टेल जिसे वो टेट्रा डूथाइल लैड, याद रखना है, टेट्रा डूथाइल लैड जिसे बोलते हैं TEL, क्या बोलते हैं? टेट्रा डूथाइल लैड यानी जिसे बोलते हैं TEL। पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो याद रखना है एंटी नॉकिंग रेटिंग, क्या लिखा है यहाँ पे? एंटी नॉकिंग रेटिंग, इसे हिंदी में बोलते हैं स्फोटन की दर बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? स्फोटन की दर बढ़ाने के लिए। TEL यानी टेट्राडूथाइल लैड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है हीरे की चमक, ध्यान देना है, हीरे की चमक क्या होती है? तो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? हीरे की चमक किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे कह रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता, ध्यान देना, क्या कह रहा है? आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। किस में नापी जाती है? तो याद रखना है हाइग्रोमीटर। किस में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर में। ठीक है, आगे कह रहा है कि रेटिना पर, आगे कह रहा है कि ध्यान से देखना है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है। ध्यान देना कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि पोलियो का टीका, क्या कह रहा है? पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो याद रखना जोन्स साल का नाम है उनका। क्या नाम है? याद रखना है जोन्स साल्क। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जोन्स साल्क ने। आगे कह रहा कि गोबर गैस का मुख्य संघटक, याद रखना है गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। और यही मीथेन गैस है
जो हमारे धान के खेतों में मिलता है, जो पशुओं के जुगाली करने पे भी निकलता है। आगे कह रहा हरे पौधों में, कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, तो क्वांटासोम। क्या होता है, याद रखना, क्वांटासोम। क्या होता है, क्वांटासोम। कह रहा आगे कह रहा है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम, याद रखना है, कह रहा न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, मात्रक है, तो याद रखना है कि त्वरण। किसका, त्वरण। किसका मात्रक है, त्वरण, यानी कि एसिलेशन, एसिलरेशन। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा कि ग्वाइटर, यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। ग्वाइटर, जिसे हम लोगों ने क्या जाना है, घेंघा। कह रहा है यहाँ पे कि ग्वाइटर नामक रोग, नामक रोग याद रखना किसकी कमी के कारण, किसकी कमी कारण होता है, तो याद रखना है आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण होता है। आगे कह रहा है कि वायरोलॉजी, जिसे इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, वायरोलॉजी ही कहते हैं, में किसका अध्ययन, देखो अध्ययन किया जाता है, तो वायरस का किया जाएगा, यानी कि विषाणुओं का किया जाता है। किसका किया जाता है, वायरस का। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। आगे कह रहा है, ध्यान देना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, ध्यान देना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है उसका, एस्कॉर्बिक एसिड। आगे कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायोस्टोल। डायोस्टोल कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक का, अनुशीलक यानी कि रक्त दाब कम वाला, मिनिमम रक्त। देखिए एक होता है डायस्टोल, एक होता है एनोस्टोल। मतलब जैसे कि अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो क्या होता है, 80/120 होता है। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं डायस्टोल, और जिससे नीचे वाला होता है एनोस्टोल बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है, डायोस्टोल रक्तदाब, यानी कि मिनिमम 80 होता है, मैक्सिमम 120 होता है। वही कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, मिनिमम वाला कम से कम कितना होता है, तो 80 होता है, 80 mm कितना होता है, याद रखना 80 mm होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे कह रहा कि श्वेत प्रकाश, यहाँ ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा इसे।
पहले प्रश्न आया हुआ लेकिन फिर भी देख ले रहे हैं। कह रहा श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो हमने विब्योर में भी नीचे सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? बैगनी का होगा। सबसे कम किसका होगा? लाल का होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कैलोमल क्या होता है? कैलोमल होता है मर्क्यूरियस क्लोराइड। क्या है? मर्क्यूरियस क्लोराइड, जिसे इसका सूत्र होता है Hg2Cl2। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। आगे कह रहा है कि सिंदूर का रासायनिक नाम, क्या कह रहा है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरस सल्फाइड। रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरस सल्फाइड, जिसका सूत्र होता है HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड। आगे प्रश्न देखिए, कह रहा है कि झूठा सोना, जिसे हम बोलते हैं फूल गोल्ड, झूठा सोना कौन होता है? झूठा सोना होता है आयरन पायराइट, आयरन पायराइट्स, यानी कि प्रकृति वो क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, जिसे हम आयरन पायराइट्स भी बोलते हैं, इसे झूठा सोना कहते हैं। आयरन पायराइट्स को क्या कहते हैं? झूठा सोना कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन। क्या नाम है उसका? ट्रिप्सिन। क्लियर है इतना? वेरी गुड। आगे कह रहा है कि आंतों में, इंटेस्टाइन में कह रहा कि इंटेस्टाइन आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। यानी कि आंत में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने वाला कौन उत्प्रेरक है? पेप्सिन। यानी कह सकते हैं कि आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन तोड़ता है? तो पेप्सिन तोड़ता है। कौन तोड़ता है? पेप्सिन तोड़ता है। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एस्ट्रो डी। क्या कह रहा है? एस्ट्रो डी क्या है? एस्ट्रो डी है ब्रह्मांड के विकास का, याद रखना क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला, क्या करने वाला? अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। क्या है? जापानी एक्सरे उपग्रह है। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ध्रुव तारा, यानी कि पोलर स्टार, ध्रुव तारा यानी कि पोलर स्टार
आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? कह रहा है कि ध्रुव तारा जो होता है, पोलर स्टार या जो पोल स्टार होता है, वो आकाश में क्या होता है, एक ही जगह दिखाई देता है, लेकिन अन्य तारे नहीं। अन्य तारे ऐसा नहीं करते, वो अलग अलग जगह पे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की दिशा में स्थित होता है, अक्ष की दिशा में स्थित होता है। मतलब ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, यानी कि जैसे पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तो उसके अक्ष की दिशा में पश्चिम की तरफ रहता है, इसलिए वो क्या होता है, एक ही स्थान पर दिखाई देता है। आगे प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो याद रखना कितनी बार करता है, 72 बार करता है। कितनी बार करता है? 72 बार करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्फिग्नो मैनोमीटर, क्या कह रहा है, स्फिग्नो मैनोमीटर क्या है? तो स्फिग्नो मैनोमीटर क्या है? रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है। क्या है? ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र है स्फिग्नो मैनोमीटर। आगे बढ़ जाए, चलिए। आगे कह रहा है कि सन 1902 में, कब? 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर का सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी, यानी कि रक्त समूह की खोज की थी। आगे कह रहा है समुद्र का जल, कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो किसी कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसी कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कह रहा प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो याद रखना है, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। नाइट्रोजन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। आगे कह रहा है इथोलॉजी, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला
विज्ञान के क्षेत्र में कौन है? कह रहा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो याद रखना कौन थी? मैडम क्यूरी। किस विज्ञान में? तो भौतिक विज्ञान में। किस में? भौतिक विज्ञान में। कब? 1930 में। ठीक है। आगे कह रहा है कि पानी में सुई डूब जाती है। कह रहा है पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। जबकि समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जहाज के डूबे हुए भाग से, तो जहाज का जो हिस्सा डूबा हुआ नीचे का, उसके द्वारा, डूबे हुए भाग के द्वारा हटाए गए पानी का भार, उसके हटाए गए पानी का भार जहाज के भार के बराबर होती है। क्या होती है? जहाज के भार के बराबर होती है। इसलिए वह क्या करता है? वह प्लवन करता है। इसलिए वह क्या करता है? तैरता है। लेकिन सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार, लेकिन क्या दिक्कत है कि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है। ये कारण क्या होता है? सुई पानी में डूब जाती है। ये कारण क्या होता है? पानी में डूब जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह, दूसरी पीढ़ी का पहला, कर भारत का स्वदेश निर्मित, मतलब भारत अपने देश में खुद निर्मित हुआ, दूसरी पीढ़ी का, सेकेंड जनरेशन का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A। क्या नाम है उसका? इनसैट 2A। इनसैट 2A। कह रहा है सूर्य के प्रकाश की सहायता से, कह रहा है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। आगे कह रहा है कि हैली पुच्छल तारा, क्या? हैली पुच्छल तारा यानी कि हेलिस कॉमेट प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? मतलब हैली कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि किन तरंगों की सहायता से, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़े यानी कि बैट्स, कौन? चमगादड़े
रात में सुरक्षित उड़ती हैं। किसके किसके कारण? तो अल्ट्रासोनिक के कारण। किसके कारण? अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण, यानी कि पराश्रव्य, इसे हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, इसी कारण। कह रहा HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। कह रहा रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन के। कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन के। आगे कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है। किसका? आवेश की मात्रा का। आवेश की मात्रा का। आगे कह रहा है कि लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे कह रहा है कि बाह्य चुंबकीय प्रभाव से, क्या कह रहा है? कि बाह्य चुंबकीय कह रहा है कि बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। कैसे? तो लौह कबर में रखकर। कैसे? लौह कबर में रखकर। बाह्य चुंबकीय प्रभाव, जो बाहरी चुंबकीय प्रभाव हैं उससे वैज्ञानिक यंत्रों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? तो लौह कबर में रखकर। आगे कह रहा कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार का न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो याद रखना है न्यूक्लियर संलयन, यानी कि जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। न्यूक्लियर संलयन। बिजली घरों में किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन। आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।